प्रियवाल को सुप्रभात। आज पुनः हम लोग ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन की कक्षा में उपस्थित हैं हिंदी पढ़ने के लिए। और हिंदी में हम लोग इस समय काव्य साहित्य का अनुशीलन का अर्थ होता है अध्ययन। ये बहुत कठिन शब्द लग रहा होगा आप लोगों के लिए। तो अनुशीलन का जो मूल अर्थ है वो अध्ययन। हिंदी कविता का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी कविता में कवियों का जो बोला हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसी का अध्ययन करते हैं। देवेंद्र आर्य जो इस समय अभी जीवित हैं, गोरखपुर के कवि हैं देवेंद्र आर्य। उन्होंने कहा है, कब नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा, कब नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा, किसकी दस्तक पर जमाना आँख खोलेगा, किसको अपने आंसुओं में पाएगी दुनिया, अंत में किसकी शरण में जाएगी दुनिया। क्योंकि हवा पंखा चल रहा था और उससे एक आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने उसको बंद किया। पुनः मैं उस बात को दोहरा देना चाहता हूँ कि जो हम लोग कविता पढ़ते हैं वो कवियों का कहा हुआ है, कवियों का लिखा हुआ है, उसी को पढ़ते हैं। देवेंद्र आर्य जो गोरखपुर के एक कवि हुए, श्रेष्ठ कवि हुए, महत्तर कवि हुए, क्या अभी हैं। उन्होंने कहा कि कब नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा, किसकी दस्तक पर जमाना आँख खोलेगा, किसको अपने आंसुओं में पाएगी दुनिया, अंत में किसकी शरण में जाएगी दुनिया, जख्म अपने पीठ के दिखलाएगी दुनिया, अंत में किसकी शरण में जाएगी दुनिया। तो कवि एक प्रस्तोता है, जो युग का दर्द है, दुख है, जो सामाजिक विसंगतियां हैं, उसको सामने रखने का कवि काम करता है। तो उन्हीं कवियों को हम पढ़ेंगे। कल हमने आप लोगों को कालखंडों के बारे में बताया। हिंदी काव्य साहित्य का जो विकास है और उससे संबंधित जो कालखंड हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोगों ने नवलेखन युग का अध्ययन किया। नवलेखन युग के बारे में मैंने बताया था, इसमें कई युग समाहित हैं। नई कविता के बाद कई ऐसे युग आए, छोटे छोटे कम समय के लिए युग आए, वो इसी में समाहित हैं। जैसे नई कविता युग, नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता युग, साठोत्तरी कविता के बाद सत्तरोत्तरी कविता युग, सत्तरोत्तरी कविता के बाद समकालीन कविता युग। ये सारे युगों का एक नाम दे दिया गया, नवलेखन युग, जो 1954 से प्रारंभ होता है। अब इसमें दो युग प्रबल रूप से मजबूती के साथ हमारे सामने आते हैं। समकालीन नवलेखन काल जो है, जो कविता का नवलेखन है, जो कि कविता हम पढ़ रहे हैं, इसमें गद्य साहित्य का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं। तो कविता दो प्रकार की सामने आई। जो प्रयोगवाद में कविता थी, वो कविता गद्यात्मक कविता थी। उसमें छंदों को स्थान नहीं दिया गया। छंद ऐसा नहीं है कि छंद की कविता नहीं लिखी गई, लेकिन मूल रूप से जो जिसकी प्रधानता थी वो समकालीन कविता है या अतुकांत कविता है, बिना मीटर की कविता है। और उसी के पैरेलल एक गीत का प्रचलन शुरू हुआ जो 1950 के इर्द गिर्द शुरू हुआ। तो समकालीन कविता अर्थात छंद मुक्त कविता, छंदों को प्रश्रय उसमें कम दिया गया, और उसी के समानांतर जो एक कविता चली है उसको नवगीत कहा गया। समकालीन कविता के बहुत से कवि हैं, जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं,
जगदीश गुप्त खुद थे, फिर से रघुवीर सहाय हैं, लीलाधर जगूड़ी हैं, लीलाधर मंडलोई हैं, धूमिल हैं, ऐसे तमाम कवि हैं। वो क्या कहते हैं, अरुण कमल हैं, आलोक धनवा हैं, आज तक के बहुत से कवि हैं। वैसे ही नवगीत के बहुत से कवि हैं जो अब तक के हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो इस समय जो समानांतर कविता चल रही है नवगीत के या समकालीन कविता के समानांतर नवगीत चल रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 6ठी 7वीं 8वीं में निराला की एक कविता थी, मुखचंद की कविता भिक्षुक। वो कविता इस प्रकार है कि वह आता दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता, पीठ पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। या उसके बाद के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। वो वसीयत नाम की एक कविता है, उसमें लिखते हैं कि जब बाप मरा तब क्या पाया, भूखे किसान के बेटे ने, घर का मलबा टूटी खटिया, कुछ हाथ घूम वो भी परती, कंचन सुमेर का प्रतियोगी, द्वारे का पर्वत घूरे का, जब बाप मरा तब क्या पाया, भूखे किसान के बेटे ने। ये सारी कविताएं जो समकालीन कविता कही जाती है, या इसमें कोई छंद नहीं है, छंद क्या प्रवाह तो है लेकिन छंद नहीं है। वैसे ही धूमिल हुए, इसमें तो एक प्रवाह है, धूमिल ने ऐसी कविताएं शुरू की जिसमें प्रवाह भी नहीं है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है, वो तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो ऐसी कविताओं का दौर आया जिसमें तुक को स्थान दिया जाने लगा। कौन है, मौन है, कौन का तुक मौन से मिलाया जाने लगा, या नाटकीयता को प्रश्रय दिया जाने लगा। जैसे धूमिल की ही कविता है, 60 के उत्तर की का जो काल है, जो समय है, उसमें सबसे प्रमुख जो कवि हैं वो धूमिल आते हैं हम लोगों के सामने। इसीलिए मैं उनका दृष्टांत दे रहा हूँ, उनकी कविताओं का। उन्होंने कहा एक कविता में कि हे भाई हे, यदि चाहते हो कि हवा का रुख बदले तो एक काम करो, संसद जाम करने से बेहतर है सड़क जाम करो। तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो हे भाई हे पर दबाव है वो एक प्रकार की नाटकीयता है, जैसे लग रहा है कि एकदम सामने घटना घट रही है। तो कविताओं में ऐसे मोड़ आने लगा। इसी के पैरेलल, ऐसी कविताओं के पैरेलल एक जो कविता का प्रारूप सामने आया उसको कहते हैं नवगीत। उसका आंदोलन, चूँकि जो छंद मुक्त कविताओं से लोग इतने ऊब गए थे कि वो पुनः गीतों की ओर बढ़ने लगे, जिसमें टेक पद हो, जिसमें लालित्य हो, जिसमें गेयता हो, उसकी तलाश करने लगे लोग। उसका प्रारंभ इसी के इर्द गिर्द प्रारंभ हुआ 1950 के लगभग। उत्तर प्रदेश के एक कवि ठाकुर प्रसाद सिंह, जिनका बंसी और मादल गीत संग्रह 1950 में आता है, 50 के आसपास आता है। और बिहार के रहने वाले एक हैं, बिहार प्रांत के राजेंद्र सिंह, जिनका कविता संग्रह है गीतांगिनी, जो 1952 में आया। और वो गीतांगिनी जो कविता संग्रह है उससे नवगीत का प्रारंभ माना जाता है। अभी विवाद में है, शोध का विषय है कि आखिरकार बंसी और मादल को पहला माना जाए या गीतांगिनी को पहला माना जाए। तो उसमें छोटे छोटे बिंबों के आधार पर गीतों का वो प्रारंभ किया गया, लिखा गया। जैसे देखिए संथाल परगना में वो रहे कुछ दिन, वो प्रशासनिक अधिकारी थे। शंभुनाथ सिंह कह रहे हैं, ये ठाकुर प्रसाद सिंह, उनका
बंसी और मादल का एक गीत है कि तुम मंदोरिया मैं नाचोनिया, मादर न बजा रसीला मादर न बजा, बाप खड़े माँ खड़ी खिड़की का पल्लू धरे, खड़ा है पिया तुम मंदोरिया मैं नाचोनिया, मादर न बजा रसीला मादर न बजा। ये छोटे छोटे गीत उन्होंने लिखना शुरू किया और उसके बाद शंभुनाथ सिंह, फिर से ये बुद्धिनाथ मिश्र हैं, उमाशंकर तिवारी हैं, ऐसे करते हुए कुमार शैलेंद्र। आप लोगों को मैंने पिछले साल भी बताया था कि गाजीपुर जनपद के भी बहुत से कवि हैं जो हिंदी साहित्य में उन लोगों का स्थान है। जैसे आप जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र नाथ पाठक को, और गाजीपुर के रीतिकाल के कवियों में क्या कहते हैं वो, गाजीपुर उत्तम स्थाना देव स्थान आदि जग जाना, बसहीं जहाँ बहुविध विज्ञानी सैयद शेख बसै गुरु ज्ञानी। ऐसी कविता लिखने वाले लोग भी हैं जो रीतिकाल से हुए। तो तीन बातें मुख्य रूप से आज मैंने आपको बताया कि नव आधुनिक काल का जो नवलेखन युग है उसमें समकालीन कविता और नवगीत मुख्य है। समकालीन कविता जिसको मुक्त छंद की कविता कहते हैं, उसकी शुरुआत, मुक्त छंद की कविताओं की शुरुआत 1916 में निराला ने की, और उस कविता का नाम है, जो प्रथम मुक्त छंद की कविता है, जूही की कली। इसको मैं 11 में भी बताया हूँ कि जूही की कली 1916 में लिखा गया, जो मुक्त छंद की कविता है। और नवगीत का लेखन 1950 में बंसी और मादल से हम लोग मानते हैं, और वो राजेंद्र सिंह को गीतांजलि से माना जाता है। तो मूल रूप से बंसी और मादल के गीतों को ही प्रथम माना जाएगा। अब तक जब तक शोध पूर्ण नहीं हो जाता है या एक बिंदु पर हम लोगों का निर्णय नहीं पहुंचता है, तब तक बंसी और मादल को ही मानेंगे। मैं ये बता रहा था कि गाजीपुर के कुछ कवि भी हैं जो इस आंदोलन को, ये अंतिम लगभग आंदोलन है हिंदी कविता का, जो वर्तमान है वो यहाँ पर आकर ठहरा है। तो यहाँ उमाशंकर तिवारी, गाजीपुर के नवगीतकारों में उमाशंकर तिवारी का विशिष्ट स्थान है, जो शंभुनाथ के शिष्य माने जाते हैं, उनकी परंपरा के माने जाते हैं। उनका मैं उदाहरण के साथ चल रहा हूँ। उनका एक गीत है कि चलिए बाजार तक चलें, चलिए बाजार तक चलें, मौसम का हाल पूछने ताज़ा अखबार तक चलें, जिस्म में मने का क्या हुआ बेतुका सवाल छोड़िए, स्वाद के नशे में झूमते भेड़िए को हाथ जोड़िए, बस इसी शिनाख्त के लिए आला दरबार तक चलें, चलिए बाजार तक चलें, मौसम का हाल पूछने ताज़ा अखबार तक चलें, चलिए बाजार तक चलें। तो ये उमाशंकर तिवारी जी का नवगीत है। सुधांशु उपाध्याय ये भी गाजीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है, दो पंक्तियां मैं बताता चल रहा हूँ जिससे वानगी मिल जाए कि हमारा वर्तमान समय, कविता का जो वर्तमान है वो कहाँ खड़ा है। जो हम अध्ययन करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें जो प्रथम कवि है वो आधुनिक काल से ही आता है, इसी काल से आता है। और इस काल का जो दूसरा प्रखंड है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग से हमारे 12वीं की कक्षा के काव्य का अध्ययन शुरू होता है। क्योंकि काव्य का जो विकास है वो कहाँ पर है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। सुधांशु उपाध्याय का है कि किसने ये बंदूक बनाई और बनाई गोली,
किसने ये बंदूक बनाई और बनाई गोली, आसमान से गिरते गिरते नन्ही चिड़िया बोली। आज का जो ये विद्रूप समय है, ये जो आतंकित समय है, उसका चित्रण कितना एक चिड़िया के माध्यम से कितने ढंग से किया है कि किसने ये बंदूक बनाई और बनाई गोली। अर्थात ये बंदूक और गोली ही मूल रूप से कारक है, इसको बनाने वाला ही मूल रूप से दोषी है। जो एक नन्ही चिड़िया मरते मरते ये बात पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है कि किसने ये बंदूक बनाई और बनाई गोली, आसमान से गिरते गिरते नन्ही चिड़िया बोली। तो ये जो समकालीन कविता है या जो नवगीत है, उसका कथ्य एक है। अर्थात दोनों में जो कहना है वो समकालीन वर्तमान समय की विद्रूपता को दोनों कवियों ने, दोनों काल के कवियों ने या दोनों कविता के इस दो ढंग के कवियों ने, ये कविता का दो ढंग है, दो प्रारूप है। ये छंद में, रिदम में है और ये बिना छंद का होता है। दोनों में कहने के लिए विषय वस्तु एक ही है। वर्तमान समाज की जो विद्रूपता है, सामाजिक विसंगति है, उसको दोनों कवियों ने अभिव्यक्त अपनी अपनी भाषा में अभिव्यक्त किए हैं। तो उमाशंकर तिवारी हैं, सुधांशु उपाध्याय हैं, हमारे गाजीपुर के रहने वाले कुमार शैलेंद्र हैं। उन्होंने भी कविता के इन्हीं रूपों को, मतलब कि लोकगीत और समकालीन कविता, इन दोनों में अपने कविताओं को रखा है, अपने गीतों को रखा है। उनकी एक पंक्ति आज के समय के लिए इतनी अच्छी है कि द्वार पर टूटा घड़ा है, द्वंद सिरहाने खड़ा है। रिस रहा पुंसत्व का जल, द्वार पर फूटा घड़ा है। रिस रहा पुंसत्व का जल, द्वार पर फूटा घड़ा है, द्वंद्व सिरहाने खड़ा है। आज का मनुष्य द्वंद्वात्मक मनुष्य है, वो द्वंद्व में जीने वाला मनुष्य है और सबके सिरहाने आज द्वंद्व खड़ा है। हमारा जीवन द्वंद्वमय है, टू माइंड जिसको कहते हैं, जिसको कबीर ने दोचित कहा है। कबीर को हम पिछली साल पढ़ रहे थे, उस समय मुझे याद है आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जिसमें कहते हैं संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, दुचिते की जो दो थुन्ही गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान पड़ी भुई ऊपर, कुबुद्धि का भंडा फूटा। इसमें जो मूल पंक्ति हैं, जो कुमार शैलेंद्र को पढ़ाते समय या बताते समय मैंने कहा, कुमार शैलेंद्र क्या कहते हैं कि द्वंद्व सिरहाने खड़ा है। हमारे कबीर कहते हैं कि दुचिते की दो थुन्ही गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। द्विचित्त की जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान का समावेश होता है हमारे भीतर, तो जो द्विचित्त की दो धुनियां हैं, द्विचित्त, दो चित्त, द्वंद्वात्मक मन, टू माइंड, दो मन होना, व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता जब तक आप टू माइंड होंगे, द्वंद्व में जिएंगे, द्विचित्त होंगे। वो कहते हैं कि दुचिते की दो थुन्ही गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। द्विचित्त की दोनों थुनियाँ गिर गईं। जब ज्ञान की आंधी आई तो द्विचित्त की जो दोनों थुनियाँ गिर गईं, संकल्प और विकल्प जो मन है वो दोनों गिर गया, समाप्त हो गया। और संतों की जो स्थिति होती है निर्विकल्पात्मक मन, निर्विकल्प की अवस्था, उसमें व्यक्ति चला जाता है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग ज्ञान मार्गी कवि थे। ज्ञान की ही महत्ता को उन्होंने विशेष रूप से अपने काव्य में स्थान दिया है, इसलिए वो ज्ञान की बात करते हैं। तो मैंने शैलेंद्र को बताया। इसके बाद गाजीपुर के कवियों में अमरनाथ श्रीवास्तव हैं, नरेंद्र श्रीवास्तव हैं। अमरनाथ श्रीवास्तव की गेरू की लिपियां बहुत अच्छी कृति है जो नवगीत की है। इसके इतर यदि देखा जाए नवगीत में, तो महेश अनग हैं, मध्य प्रदेश के कवि थे, वो इस समय नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आग से गुजरो बचाकर इत्र भींगा खत, तुम्हें सौगंध कविता की, हार ना भी मत समय को मार ना भी मत, तुम्हें सौगंध कविता की,
गीत शहजादा नहीं है, एक नन्ही जान है, इधर आंसू उधर आंसू, बीच में मुस्कान है। तन महाभारत मगर भीतर रहे अच्छत, तुम्हें सौगंध कविता की, हार ना भी मत, समय को मार ना भी मत, तुम्हें सौगंध कविता की। तो वो सौगंध, कविता की सौगंध दिलाने वाला और ये कहने वाला कि इत्र भींगा खत को बचाकर आग से गुजरना है। ये ज़िंदगी ऐसी चीज़ है जिसमें यदि आपको पाक साफ निकलना है तो जो हमारे ईमान की जो खुशबू है, ईमान का जो इत्र है, उसको आग से बचा कर निकालना है, अर्थात उसको बचाए रखना है। तभी आप सही अवस्था में इस समाज में अपने को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो उसको उन्होंने नवगीत में कहा। इस प्रकार हम लोग इस अंतिम नवगीत तक या समकालीन कविता तक पहुँचे। ये हमारा काल विभाजन था। समय का जो काव्य का ये प्रखंड है। अब हम कल से अपने मूल विषय पर आएंगे, अर्थात प्रथम कवि जो हमारा है, हमारे इस सिलेबस का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चूँकि मैं पहले एक भूमिका बता दे रहा हूँ कल के लिए, अगले अध्ययन के लिए, कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वितीय युग के कवि हैं। इनको कवि सम्राट कहा जाता है। इनको मंगला प्रसाद, उस समय का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार था मंगला प्रसाद पारितोषिक, वो इनको मिला था प्रिय प्रवास के लिए। द्वितीय युग के दो बड़े कवियों में, जो कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ें हैं, ये आप लोग जानते होंगे कि द्वितीय युग के दो बड़े कवि हैं। दोनों हमारे कोर्स में हैं, हमारे सिलेबस में दोनों कवियों को रखा गया है। द्वितीय युग के दोनों कवियों में मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन दोनों को दो ही कवि इसमें हैं हमारे कोर्स में द्वितीय युग के। उसके बाद छायावाद से कई कवि हैं हमारे कोर्स में, यहाँ तक कि जो छायावाद के स्वर्ण स्तंभ कहे जाते हैं चार, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद पंत, सुमित्रानंदन पंत, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा अर्थात महादेव वर्मा, ये चारों हैं। तीन प्रसाद, पंत और वर्मा वो साइंस के लिए हैं, और चौथा निराला, और ये प्लस तीनों अर्थात प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, ये चारों आर्ट्स के लिए भी हैं। आर्ट्स वाले चार छायावादी कवियों को पढ़ेंगे और साइंस के तीन छायावादी कवियों को पढ़ेंगे। द्वितीय युग के दो कवि, छायावाद के तीन कवि, साइंस को पढ़ना है। और आर्ट्स के कवि छात्रों को इन चारों को पढ़ना है। अब थोड़ी सी और जानकारी लेकर आज स्थगित किया जाएगा कि जो द्वितीय युग का कवि, जो प्रथम कवि हमारे कोर्स के हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनकी किस कृति को हम पढ़ेंगे। उनकी जो कृति है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास एक प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, जिसको 17 सर्गों में आबद्ध किया गया है। 17 सर्ग उसमें हैं। और वो काव्य इसलिए विशिष्ट है कि वो हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, जो 1914 ईस्वी में लिखा गया। ध्यान रखना है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य और हिंदी का पहला महाकाव्य। यदि पूछा जाए कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी का पहला महाकाव्य है चंदवरदाई का, मैंने बताया है आप लोगों को, पृथ्वीराज रासो, जो वीरगाथा काल में लिखा गया। और उसकी भाषा राजस्थानी भाषा है, और ये जो है राजस्थानी ब्रज है वो, और ये जो है वो खड़ी बोली है।
ये अंतर है। तो इसको याद रखेंगे। कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है। इसका जवाब होगा प्रिय प्रवाल। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है वो किस सन में लिखा गया? 1914। जो हमारी हिंदी की पुस्तक है उसका जो प्रथम खंड है वो गद्य खंड है, और द्वितीय खंड क्या, प्रथम खंड में ही गद्य पद्य ये दोनों आ जाएगा। तो ये जो है पद्य खंड है, उसका पद्य भाग। पद्य भाग का जो प्रथम अध्याय है वो पवन दूतिका। पवन दूतिका किससे लिया गया है? अभी तो मैंने बताया है प्रिय प्रवास। इसका रचना काल सन 1914। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इसमें कुल सर्गों की संख्या 17। ये इसके सूचना के बिंदु हैं। अब एक बात ध्यान देने की है, अब हम शुद्ध रूप से वो हिंदी के काल विभाजन या उसके विकास पर ना आकर सीधे हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि इसमें क्या आता है, कैसे आता है। तो जो पवन दूतिका है वो मंदा क्रांता छंद में है। पवन दूतिका में राधा के विरह का वर्णन है। यहाँ राधा लोक नायिका हैं। रीतिकाल में राधा पर अवलंबित बहुत से काव्य हैं। जो भक्ति काल में भी जो मूल रूप से अष्टछाप के कवि हैं, उनका पूरा साहित्य राधा और कृष्ण पर अवलंबित है। लेकिन उस राधा और इस राधा में बहुत अंतर है। इनकी राधा आधुनिक राधा है जो लोक चिंता को लेकर सामने आती है। लेकिन जो हमारे कोर्स में रखा गया है, हमारे सिलेबस में है, जितना प्रखंड, जितना वो टुकड़ा रखा गया है, प्रिय प्रवास का जो खंड रखा गया है, उसमें विरहिणी राधा का रूप सामने आता है। विरहिणी राधा जो कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और राधिका विरह में पवन को दूत बनाकर प्रेषित करती है, वहीं से कथा शुरू होती है। पवन दूतिका में जो जिस छंद में कविता कही गई है वो छंद है मंदा क्रांता। ये छंद वर्णित छंद है।
वर्णिक छंद, मात्रिक और वर्णिक छंदों के बारे में बाद में बताएंगे। 11 में एक बार मैंने आप लोगों को मात्रिक और वर्णिक छंदों के बारे में बताया था। थोड़ा सा बता देना आवश्यक समझ रहा हूँ। मात्रिक छंद वो छंद होता है जिसमें गणना उसकी मात्राओं के आधार पर होती है, और वर्णिक छंद में वर्णों के आधार पर। ये ऐसे बताने से नहीं होगा, एक दिन इसके लिए हम लोग छंद पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। तो इसका स्थूल जो परिचय है पवन दूतिका का, उसके बारे में मैंने बताया कि पवन दूतिका जो हमारे कोर्स में रखा गया है वो पद्य है, वो प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से लिया गया है, जो 1914 में लिखा गया। यह प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जो 17 सर्गों में बधा हुआ है, और मंदाक्रांता छंद है। अब क्या पढ़ना है हमें, या हमारे बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के प्रश्न पत्र में इस पाठ से क्या आ सकता है और कितने नंबर का आता है, काव्यखंड से कितने नंबर का आता है। तो इसमें एक पद्यांश, पद्य का 1 या 2 टुकड़ा दे देगा, उस पर आधा है, एक पंक्ति को, किसी पंक्ति को रेखांकित कर देगा, उस रेखांकित अंश की व्याख्या, और शेष 4 प्रश्न। जैसे प्रश्न होगा, एक कोई पद्य का टुकड़ा है, उस पर प्रश्न होगा कि इसकी भाषा क्या है। फला शब्द जो है, फला पंक्ति, कोई एक पंक्ति दे देगा, इसमें दे देगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, या उस पर आधारित प्रश्नोत्तर, अर्थात 2 पद्य खंड देगा, इसमें से 2 टुकड़ा, 4-4 पंक्तियों का 2 दे देगा या 1 दे देगा, और उस पर आधारित 5 प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का। अर्थात इस पाठ से, या कोई भी पद्य का पाठ है, वो 10 नंबर के उसमें से, उसी पद्यांश में से छांटने के लिए आ जाता है प्रश्नोत्तर। उसमें से एक आध प्रश्न ऐसे होंगे जो भाषा शैली और वो रस छंद पर आधारित होंगे। इसलिए गद्य और पद्य में एक अंतर हो जाता है। गद्य में सारे जो गद्यांश देगा उसके नीचे उसी पर आधारित सब प्रश्न रहेंगे, और पद्य में रस, शब्द शक्ति, भाषा, छंद, इनके बारे में भी जानना होता है। इसलिए हम लोग इसको 2-2 पद्य खंड पढ़ेंगे, टुकड़ा पढ़ेंगे, और उस पर आधारित उन प्रश्नों का उसका जो है अर्थ बताएंगे हम, और साथ में उनके कठिन शब्दों को इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाएगा, उसको आप लोग अपनी कॉपी पर उतारेंगे। ऐसे इसी क्रम में हम पद्य को पहले पढ़ेंगे, पूरे पद्य का अनुशीलन करेंगे। आज की कक्षा का, जैसे मैंने कहा, स्थगन, आज भी इस कक्षा का स्थगन किया जाता है, स्थगित की जाती है ये कक्षा, और फिर कल हम लोग अगली कक्षा या अगला पाठ पढ़ेंगे। अगला पाठ क्या, इसी पाठ को पढ़ेंगे, जहाँ तक आज पढ़े हैं उससे आगे पढ़ें, अर्थात